नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी के हिंदी प्रथम के पाठ 2 गुलेलबाज लड़का जिसके लेखक भीष्म साहनी है। इस चैप्टर के शब्दार्थ, कठिन शब्द, मौखिक प्रश्न, लघु उत्तर और भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि गुलेलबाज लड़का कहानी है, इसका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया था। उम्मीद है कि सबको यह कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके शब्दार्थों का अध्ययन सर्वप्रथम करते हैं। शब्दार्थ: जालिम, जालिम का अर्थ है क्रूर या निर्दयी। नंबर 2, राक्षस, राक्षस का अर्थ क्या होता है? असुर या दैत्य। नंबर 3, गोदाम, गोदाम क्या होता है? जहाँ की हम कुछ सामान इकट्ठा करके रखते हैं घर में भी, जैसे कोई पीछे अलग स्टोर रूम जिसको अपन बोलते हैं वो रखते हैं, जिसमें हम अपना कुछ भी सामान इकट्ठा करके रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोदाम। निरीह, निरीह का मतलब होता है बेबस। मटर गश्ती, मटर गश्ती का अर्थ होता है मौज मस्ती। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का मतलब बिना चेष्टा किए, बिना हिले डुली। अर्थ स्थिर। संतुलन, दो वस्तुओं में समानता होना यानी बैलेंस होना। चुग्गा, चुग्गा का अर्थ क्या होता है? चिड़ियों को देने वाला दाना। शहती, शहती का अर्थ क्या होता है? छत को अपने ऊपर संभालने वाला डंडा। गुलेल, गुलेल क्या होता है? लकड़ी का शस्त्र जो पक्षियों को मारने में प्रयोग किया जाता है। रोशनदान, रोशनदान को क्या बोलते हैं? वातायन या हवा के लिए बनाई गई छोटी खिड़की। अब आगे देखिए कठिन शब्द। जालिम, अब देखिए जा के नीचे एक छोटा सा आपको बिंदु डॉट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। यह नुक्ता क्या होता है? अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। जहां पर ये नुक्ता लगाया जाता है वो अधिकतर जय और फै के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जय और फै अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट देखिए, राक्षस, तरक्की, सहपाठी, निशाना, निरीह, घोंसले, घोंसले नहीं होता, घोंसले, न की बिंदी आ रही है ना, घोंसले। मटर गश्ती। आगे देखिए मौखिक प्रश्न। बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है? बोधराज और लेखक दोनों क्या हैं? सहपाठी हैं। उत्तर प्रश्न नंबर 2, बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा है? इसका उत्तर है क्योंकि बोधराज के हाथ में दिन भर गुलेल रहती थी, इसी कारण क्या सब लोग उसको गुलेलबाज कहते थे। लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी? लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी। अब आइए लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। नंबर 1, बोधराज गुलेल से क्या करता था? उत्तर नंबर 1, बोधराज का निशाना अचूक था, अर्थात बोधराज कोई भी निशाना मारता था ना तो वो एकदम सही निशाने पर लगता था, उसका निशाना था वो अचूक था। वह पेड़ के नीचे खड़े होकर ऐसे निशाना बांधता कि दूसरे ही शांत पक्षियों की आवाजें सुनाई देती, यानी उसका निशाना तो वो एकदम सही ठिकाने लग जाता था और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी। क्यों आवाजें सुनाई देती थी? क्योंकि पशु पक्षियों के घोंसले हैं वो टूट जाते थे और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर बिखरने लग जाते थे। तब वह क्या करता था? पेड़ पर चढ़ जाता था और उन घोंसलों में से पशु पक्षियों के अंडे निकाल लेता था। अंडे निकालकर वह उन्हें तोड़ देता था। इस प्रकार बोधराज गुलेल से ये उल्टे पुल्टे कार्य करता था। नंबर 2, लेखक की माँ बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी? लेखक के पिता हैं, उनका स्थानांतरण किसी अन्य जगह हो जाता है तो उन्हें बहुत बड़ा घर मिल जाता है और उस घर के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा गोदाम होता है। उस गोदाम में क्या है? कबूतरों का डेरा होता है, जिसकी वजह से उनके घर में कमरे में दिन भर गंदगी रहती है। तो लेखक के घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था, यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था, जिससे कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे या घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। लेखक की माँ बोधराज से घोंसले साफ कराना चाहती थी, क्योंकि बोधराज को तो यह काम बहुत अच्छे से आता था घोंसले तोड़ने करने का, इसलिए लेखक की माँ बोधराज से घोंसले साफ करवाना चाहती थी। नंबर 3, दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था?
दूसरे दिन जब बोधराज आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी, न उसके जेब में कंकड़ थे, बल्कि जेब में मैना के बच्चों के लिए बहुत सारा चुग्गा भरा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसको मैना के बच्चों को देखने के कारण उसके मन में प्यार की, प्रेम की भावना और दया की भावना जागृत हो गई थी। इस वजह से उसने गुलेल चलाना छोड़ दिया और वह मैना के बच्चों के लिए अपनी जेब में चुग्गा भर के लेके आया। आइए देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे? उत्तर नंबर 1, गोदाम में एक चील मैना के घोंसले पर टकटकी लगाए रखती थी और मौका पाकर वह चील घोंसले पर झपट्टा मार डालती थी और मैना के बच्चों को मार डालती थी। इस कारण गोदाम में जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। अब गोदाम में लेखक की माता ने सोचा कि गोदाम में जो मैना और कबूतर हैं वह लोग गंदगी फैलाते हैं, पर ऐसा नहीं था। गोदाम में एक चील थी जो कि अपना शिकार ढूंढने के लिए आती थी और वह शिकार की खोज में मौका पाती थी और मैना को नहीं देखकर वह घोंसले पर झपट्टा मार लेती थी और मैना के बच्चों को मार डालती थी। इस वजह से मैना के बच्चों के जो पंख और मांस के जो लोथड़े थे वह जमीन पर बिखरे पड़े रहते थे। प्रश्न नंबर 2, लेखक व बोधराज गोदाम में किस इरादे से गए थे? लेखक और बोधराज गोदाम में अपनी माँ के कहे अनुसार मैना व कबूतर का घोंसला हटाने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको काम सौंपा था कि तुम लोग जाकर गोदाम में मैना के और कबूतर के घोंसले हटा दो, तो इसी कारण वह गोदाम में गए थे। प्रश्न नंबर 3, बोधराज ने मैना के बच्चों को कैसे बचाया? बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया, फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा ली। इस प्रकार बोधराज ने मैना के बच्चे को बचाया। जब बोधराज गोदाम में गया और उसने देखा कि चील किस प्रकार निर्मम होकर मैना के बच्चों को मार डालती है, तो उसके मन में दया की भावना आ गई। अब दया की भावना आ गई तो उसने बहुत प्रयत्न करके टूटी हुई कुर्सी पर चढ़कर उसने क्या किया, घोंसले को अपने दोनों हाथों से उठाया और धम से नीचे कूदता हुआ आ गया। इस प्रकार उसने चील की पहुंच से मैना के बच्चों को बचा लिया। आइए दीर्घ उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बोधराज ने लेखक से क्यों कहा कि वह मैना के बच्चों को न छुए? मैना के बच्चे क्या है, काफी डरे हुए थे। किस वजह से? चील से, क्योंकि चील क्या करती थी, जब मैना घोंसले में नहीं होती तो चील घोंसले पर झपट्टा मार डालती थी और मैना के बच्चों को मार देती थी। इस कारण मैना के बच्चे उनसे चील को देखकर काफी डरे हुए थे। बोधराज घोंसले के अंदर झांकते हुए लेखक को पानी लाने के लिए कहता है। जब लेखक पानी लेकर आया तो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर किए हाँफ रहे थे। किसके कारण हाँफ रहे थे? वो डर के मारे हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, बोधराज का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? किस वजह से बोधराज है वो हृदय परिवर्तित हो गया? बोधराज बहुत ही शरारती था। वह अपनी गुलेल से पक्षियों के घोंसले गिरा देता था और पक्षियों के अंडे फोड़ देता था। यह उसकी नित्य प्रतिक्रिया थी, वो रोज यही कार्य करता था। एक बार लेखक की माँ ने बोधराज को पक्षियों के घोंसले हटाने के लिए बुलाया। बोधराज को कमरे की हालत देखकर समझ आ गया कि चील मैना के बच्चों को मार डालती हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे घोंसले तोड़ दिए। तो उसको इस बात का तो पता लग गया था कि यहाँ पर चील का कोई भी घोंसला नहीं है, क्योंकि चील अपना घोंसला किस पर बनाती है? पेड़ों पर बनाती है। तो उसको इस बात को समझते देर नहीं लगी कि चील यहाँ अपना शिकार ढूंढती हुई आती है और मैना के बच्चों को मार डालती है। तो यह सब देखकर उसके मन में दया की भावना आ गई और उसने चील के चंगुल से मैना के नन्हे नन्हे बच्चों को बचाया, उन्हें पानी पिलाया और चुग्गा भी खिलाया। इस प्रकार बोधराज का हृदय परिवर्तित हो गया। उसमें मैना के बच्चों के लिए प्यार और अपनेपन की भावना जागृत हो गई। आइए देखिए हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और इसकी बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में बोधराज के स्वभाव से मेल खाने वाले वाक्यों पर सही का चिन्ह और नहीं मेल खाने वाले यानी जो वाक्य गलत हो उन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
क, वह बुद्धिमान था, गलत। नंबर ख, वह बहुत जालिम था, सही। नंबर ग, वह बहुत साहसी था, सही। नंबर घ, वह बहुत अच्छा निशानेबाज था, सही। अड़, वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था, गलत। च, पक्षियों के बारे में उसे अच्छा ज्ञान था, सही। नंबर 6, उसके सहपाठी उसके मित्र बनना चाहते थे, गलत। जय, उसके मन में करुणा छिपी हुई थी, सही। अब आगे देखिए, हम उचित शब्द से रिक्त स्थानों को भरते हैं। क, घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा था, क्या था? गोदाम। ख, वह बड़े चाव से छत के नीचे के घोंसले की ओर देख रहा था। किसके घोंसले की ओर देख रहा था? मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। नंबर ग, तभी बोधराज ने निशाना किस पर बांध दिया? चील पर बांध दिया। वह जेब में बहुत सारा भरकर लाया था। क्या भरकर लाया था? चुग्गा। गोदाम से निकलकर हम आ गए। कहाँ आ गए? गैराज में। अब देखिए, निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर 2 लाइनें अपनी दी गई हैं। यह संवाद किन के बीच में हो रहा है और वहां क्या बातचीत चल रही है, उसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका आपने को उत्तर देना है। चलो यहाँ से निकल चले। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। क, पहला संवाद किसने किससे कहा? यानी पहली जो लाइन है वो किसने किससे कही? पहली लाइन लेखक ने बोधराज से कही। ख, वह कहाँ से निकलने की बात कर रहा है और क्यों? वह लोग गोदाम से निकलने की बात कर रहे हैं क्योंकि चील उन पर झपट पड़ती। उसे अपनी बात का उत्तर सुनकर अटपटा क्यों लगा? उसे अपनी बात का उत्तर सुनकर अटपटा इसलिए लगा क्योंकि बोधराज हमेशा पक्षियों को मारता ही रहता था। सर्वप्रथम उसने पहली बार पक्षियों को बचाने की बात कही थी। दोनों ने बच्चों के साथ क्या किया? दोनों बच्चों को गोदाम से निकालकर गैराज में ले आए और उन्हें पानी पिलाया। अब आइए देखिए, हम भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर अपने सामने कुछ पक्षियों की आवाज दी गई है, जिनसे सही पक्षी को मिलान करना है। नंबर क, तोता। तोता कैसी आवाज करता है? टें टें। नंबर ख, कौवा। कौवा कैसे बोलता है? कां कां। नंबर ग, चिड़िया। चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची। नंबर घ, कोयल। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। नंबर ड, मुर्गा। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ू कू। अब आइए देखिए, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम भरते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताती हूँ कि सर्वनाम होता क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान के नाम की जगह मेरा, हम, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, उसके, उसकी, ऐसे वाले शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। नंबर क्या है? बोधराज सहपाठी था। किसका सहपाठी था? लेखक का। तो लेखक के नाम की जगह क्या आ गया? मेरा। बोधराज मेरा सहपाठी था, तो मेरा शब्द किसके लिए आया है? संज्ञा शब्द है। किसके लिए? लेखक का जो नाम है उसकी जगह क्या आया? मेरा। तो ये मेरा शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। ख, सारा वक्त हाथ में गुलेल रहती थी उसके। किसके हाथ में रहती थी? बोधराज। तो बोधराज के नाम की जगह उसके शब्द आ गया, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। जब तक घोंसलों को तोड़ नहीं डालता चैन नहीं मिलता। किसे? वह शब्द किसके लिए आया? बोधराज के लिए। नंबर घ, शायद मालूम हो गया था कि यहाँ अच्छा शिकार मिलेगा। किसे? उसे शब्द किसके लिए आया? बोधराज को। रे, मैंने बोधराज की ओर देखा तो गुलेल संभाल ली। किसने? उसने। तो फर्स्ट जो मैंने शब्द है वो आया लेखक के लिए, उसने आया है वो बोधराज के लिए। तो इन दोनों के नाम की जगह मैंने और उसने शब्द आया, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। नीह उपसर्ग बिना के अर्थ में प्रयोग लिया जाता है, जैसे नीह प्लस चेस्ट मीन्स चेस्ट। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं उपसर्ग होता क्या है। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ नीह शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना, यानी कोई काम नहीं। नहीं के अर्थ में क्या आता है? नीह।
तो यहाँ देखिए निह प्लस भय, निर्भय। अब देखिए भय का मतलब क्या होता है, डरना, और निर्भय का मतलब क्या हो गया, जहाँ जिसको डर नहीं लगे। निह प्लस मोह, निर्मोह, यानी नहीं का भाव आ रहा है देखो इसमें। मोह का मतलब जिसके जिसके प्रति प्रेम हो, मोह हो, और निर्मोह का मतलब क्या हो जाता है, जिसको कोई भी मोह नहीं हो, तो नहीं का भाव आ जाता है। निह प्लस मल, मल का अर्थ है दूषित या गंदा या मैला। निह प्लस मल यानी निर्मल का अर्थ क्या हो गया, साफ सुथरा। निह प्लस दोष, दोष का अर्थ क्या होता है, गलती। निह दोष का मतलब निर्दोष, जिसकी कोई गलती नहीं हो। आगे देखिए, इन विराम चिन्हों के नाम लिखकर नीचे दिए गए वाक्यों में इनका उचित प्रयोग कीजिए। अब देखिए नीचे आपको ये दे रखा है कोमा, जिसको हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। जहां पर एक तरीके के शब्द दिए होते हैं और वहां थोड़ी सी देर के लिए रुका जाता है, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए, ये डबल जो साइन दिया हुआ है इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। अब ये किसके लिए आता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा होता है, तो उसकी बात को एज इट इज प्रेजेंट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का यूज होता है। अब इसी के नीचे देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पर काम में लिया जाता है, जहां पर हम कोई वाक्य का अंत कर देते हैं और जहां पर आगे उससे कनेक्ट कोई अन्य वाक्य नहीं होता, तो वहां पर होता है पूर्ण विराम। आगे देखिए विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। जहां पर अरे, वहां, ओहो, ऐसे आश्चर्य और हर्ष और बोध वाले या दुख प्रकट करने वाले ऐसे वाक्य होते हैं, वहां पर विस्मयादि बोधक शब्द काम में, चिन्ह काम में लिया जाता है। नंबर क देखो, चील को मत छेड़ो वह तुम पर झपटेगी, फिर कोमा मैंने बोधराज से कहा, फिर पूर्ण विराम। अब ये बात लेखक है वो बोधराज से ये बात कह रहे हैं, तो उनकी कही हुई बात को हम उद्धरण चिन्ह में कहेंगे, क्योंकि उनकी बात को एज इट इज प्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। और झपटेगी के बाद में ये बात किसने कही है, यानी मैंने बोधराज से कहा, तो इन दोनों के बीच में कोमा आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। नीचे देखिए ख, अरे वाह, तो ये वाह वाले शब्द क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं, तो इसके आगे हमने विस्मयादि बोधक लगा दिया। अंत में बोधराज ने चील से मैना के बच्चों को बचा ही लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा। तो बच्चों हमने प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, पाठ का पूरे का अध्ययन किया है। भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को भी हमने देखा है, सर्वनाम शब्द को भी देखा है, सर्वनाम की परिभाषा भी समझी है, उपसर्ग की परिभाषा समझी है, हमने उचित विराम चिन्हों को भी देखा है और उसका वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो इन सब को देखकर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे अपने को बताना है। तो अब आप अपने अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को पास में रखकर वापस से इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।